सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना लियास। मेरे साथ मौजूद है समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। बड़ी ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एक तो ये जहांगीर तरीन साहब की जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, और दूसरा जावेद लतीफ़ साहब की गिरफ़्तारी, और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा की जो बात है कश्मीर के तनाज़ुर में उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात आज आयद किए हैं। ये जो खबरें आ रही थी कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है, और उस पर मरीम नवाज़ साहबा ने आज बड़े सवालात उठाए हैं। डॉन अखबार का भी आज इदारिया यही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये चाहिए कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको एतमाद में लें कि ये सब क्या हो रहा है, ये मामला किधर जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ जहांगीर तरीन के जो हामी अरकान हैं उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से जो मुलाकात हुई उसकी भी आपको अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये सारा मामला जो है इसको समझने के लिए आपको जो तहरीक इंसाफ की अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ कोई शुगर का मामला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो शुगर का इशू है उसको इस्तेमाल किया गया है जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि जो महबूब सुल्तान साहब जिनको वज़ीर खुराक बनाया गया था, जिनके कहने पर शुगर की सब्सिडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त हुई, उसको जहांगीर तरीन ने लगवाया था। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें इंतहाई दुख है इस बात का कि जो चीनी की कीमत बढ़ी उससे जो लोगों को तकलीफ़ हुई वो, और जो लोगों पर जो इससे उनकी जो मुश्किलात में इजाफा हुआ उसको वो कभी नहीं भूल सकते। अब क्या जहांगीर तरीन साहब ने वाक़ई इसमें कोई माल बनाया या नहीं, ये तो तभी मुमकिन होगा पता लगाना इसका अगर कोई शफाफ इंक्वायरी हो। इस वक्त जो इंक्वायरी शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं वो तो करवा रहे हैं, वो तो आज़म खान साहब के साथ हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ कोई आज़म खान साहब अकेली फोर्स नहीं है, तहरीक इंसाफ का वो धड़ा जो चाहता था जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से निकालना या उनको साइड लाइन करना, वो उसके पीछे है। और अब आज जो रिजवान साहब को तब्दील किया गया, उनकी जगह एडिशनल DG FIA जो अबू बकर खुदाबख्श हैं, वो तो वैसे ही शहजाद अकबर साहब के ख़ास और ख़ास आदमी हैं, तो उनसे तो कोई जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि रिजवान साहब कोई थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दे देते, लेकिन अबू बकर खुदाबख्श जो हैं वो तो आप ये समझें कि जिस्म अबू बकर खुदाबख्श का है लेकिन रूह उसमें हलूल की हुई है किसकी, जनाब शहजाद अकबर साहब की। लेकिन जो मैंने पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स का जिक्र किया, मैं आपको 2 शॉर्ट सुनवाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि यह कहानी क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल मुल्तान में जो गुफ्तगू की, और उन्होंने ये जो ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का, जिन्होंने टाइम मांगा वज़ीर आज़म से और जिन्होंने ये कहा कि वो वज़ीर आज़म से तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए इंसाफ मांगते हैं, उनका जिक्र किस तरह किया शाह महमूद कुरैशी ने, ये आप सुनिए। बहुत सारी बातें ये तकरीर सुन के ही आपको क्लियर हो जाएंगी। जी, शाह महमूद कुरैशी। ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था जो उनके लिए आवाज़ उठा रहा था, उसके बारे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई कुछ नहीं होगा, ये तीतर बटेर और ये सारे के सारे ये बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे, और बल्ले पे मोहर लगी हुई है। और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये पैगाम है कि बिल्कुल इमरान खान ही लीडर है, इस पर तो कोई शक नहीं। दूसरा ग्रुप भी इमरान खान को ही लीडर कह रहा है, शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान ही को लीडर कह रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान के हलके में जहांगीर तरीन ग्रुप ने सूबाई असम्बली की सीट में इस पर शिकस्त दी थी ताकि वो पंजाब के वज़ीर आला ना बन सकें। यह बड़ी अहम बात। और फिर उसके बाद से जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी के बीच में जो खलीज थी वो गहरी होती रही, और जो पार्टी पर, हुकूमत पर जो अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की बात थी उसमें भी बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। ये आम तौर पर तस्वुर जो किया जाता था, जो शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप के लोग थे वो ये कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब पंजाब में बहुत भारी हो गए हैं और वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात की वजह से पंजाब के वज़ीर आला भी उनकी बात सुनते हैं। तो पूरी एक पूरी कैंपेन थी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। अब ये जो आज की मुलाकात है, क्या इससे मामला ख़त्म हुआ?
नहीं, ये मामला पहले से भी ज्यादा वध गया। वो कहते हैं ना, मुख्तारिया गल वध गई है, इसलिए कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसने आज वजीर आजम से मुलाकात के बाद जो जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी को, उससे अंदाजा होता है कि पार्टी के अंदर तफरीक कितनी गहरी है। ताहिर रंधावा साहब जो राजा रियाज के साथ खड़े हैं, जो वजीर आजम साहब से मिल के आए हैं, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को, कैसा उन्होंने जवाब दिया, सुनिए जरा। अब ये आपको समझ आ जाएगी कि ये जो बात है कि जो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो भी इस वक्त मामला चल रहा है, हो सकता है वो शहजाद अकबर उसमें इस्तेमाल हुए हों, यह भी नजर आ रहा है कि अब अबू बकर खुदा बख्श उसमें इस्तेमाल होंगे, यह भी हो सकता है कि इसमें आजम खान साहब की ही डायरेक्शन हो, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल फोर्स कौन सी है, वो सामने जाहिर हो गई वो बात कि वो शाह महमूद कुरैशी हैं। और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है, जो पंजाब के अंदर पार्टी के अंदर जो ज्यादा ग्रिप मजबूत करने की कहानी है, जो बात है उसमें, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप हावी था, शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने इलेक्शन में शिकस्त भी दी थी, ये बात जो थी इसके पीछे चलती रही और ये हमारे सामने आ गई। अब जरा इस बात पर आ जाते हैं कि आज की जो मुलाकात थी उसमें जो डिमांड थी इस ग्रुप की कि तहकीकात करवाई जाएं, आज़ादाना को एक नया तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, इमरान खान साहब ने उसको नहीं माना। वज़ीर आज़म ने जब यह कहा गया कि शहजाद अकबर साहब को भी हटा दिया जाए तो नहीं माना वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र को ये काम सौंपा कि आप ज़रा इस मामले को देखें। उस वक्त जो जहांगीर तरीन के जो ग्रुप था उन्होंने ये बात कही कि आप फवाद चौधरी साहब को बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ लगा दें ताकि ये दो बंदे हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने वो बात भी सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि तसव्वुर ये किया जाता है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के करीब हैं। तो आज वो जो लेके गए थे जो डिमांड्स, वो उन डिमांड में से बज़ाहिर कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई। हाँ, ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि जब मैं मौजूद हूँ मैं किसी कीमत पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा। जिस पर जो तहरीक इंसाफ के जो हामी अरकान थे, यानी जो जहांगीर तरीन साहब के हामी अरकान थे, उन्होंने वज़ीर आज़म को इस पर वेलकम भी किया और उन्होंने कहा कि ठीक है। और राजा रियाज साहब जो थे उन्होंने जो आके जो बात कही, बाहर आकर जो उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारी जो वज़ीर आज़म साहब ने जो हमारी जो गुफ्तगू थी उसको एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन हमें ये यकीन दिलाया और हम तहरीक इंसाफ में हैं और हम वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, टाइम फ्रेम भी कोई नहीं है, लेकिन हम उनकी इस बात को तस्लीम करते हैं और हम इस बात का इंतज़ार करेंगे। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि हम अगली तारीख जो 3 मई है उस तारीख को हम जहांगीर तरीन साहब के साथ जाएंगे, वो बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। मैं चाहता हूँ कि खुद आप उनकी गुफ्तगू ज़रा सुन लें। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप कायम है, ये जहांगीर तरीन साहब का पार्टी के अंदर ग्रुप है। उनको जो वो समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोगों ने जो उनको साइड पर लगाने की कोशिश की, ये ग्रुप उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर रहा है। और इसमें यह बड़ी अहम बात है कि खुर्रम लगारी साहब जो इस ग्रुप के बड़े अहम एक रुकन हैं, उन्होंने यहाँ तक कही बात कि अगर हम जहांगीर तरीन साहब हमें जो कहेंगे हम वो करेंगे। बजट सेशन आ रहा है, उसमें भी हम अपना किरदार अदा करेंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब ने हमसे ये कहा कि पार्टी छोड़ दें तो हम पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ये ग्रुप अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इंतहाई हद तक जाने के लिए तैयार है। ये गुफ्तगू से, छोटी मोटी मुलाकातों से ये ग्रुप संभलने वाला नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि आज की मुलाकात ने इस क्राइसिस को ओवरकम कर दिया है और अब ये आराम से बैठ जाएंगे, नहीं। आपने खुद सुना क्या कह रहे हैं राजा रियाज के, वो अगली तारीख को भी जाएंगे। क्यों? अगर वज़ीर आज़म साहब ने जो बात कही है वो इस बात का जो लोग हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, अगर उनको ये यकीन है तो फिर अगली तारीख पर किसी और को साथ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन राजा रियाज साहब ने कहा है कि जब तक इस चीज़ का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता और इससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनका अगर हल नहीं होता तो तब तक हम जहांगीर तरीन साहब के साथ जाते जाएंगे। अब मैं आपको ये ग्रुप किस हद तक संजीदा है, ये कहाँ तक जा सकता है, मैं आपको पिछले दिनों जो एक प्रेस टॉक हुई उसमें ये एक सवाल किया गया था कि जनाब क्या जो PTI की जो क़यादत है,
क्या वो भी तब्दील हो सकती है? तो उसमें एक सेंटेंस बोला जहांगीर तरीन साहब ने जो बहुत ही अहम सेंटेंस है। मैं चाहता हूं कि जरा वो आप सुन लें, वो क्योंकि गुफ्तगू बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी कि पार्टी की लीडरशिप के हवाले से वो क्या कह रहे हैं। आप सुनिए जरा। ये आपने बात सुनी, वो जो पहले कह रहे थे सवाल ही ये था कि लीडरशिप किसके पास होगी, तो जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि कोई ना कोई तो होगा, वो सामने आ जाएगा। फिर बीच में एक रिपोर्टर ने यह कहा कि वो तो एक इररेलेवेंट सवाल था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास होगी, तो जिस पे जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि ये इररेलेवेंट नहीं है। जरा ये शॉर्ट दोबारा सुनवा दीजिए ताकि आप, अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया, जरा इस तरह से सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। जहांगीर तरीन साहब की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इररेलेवेंट सवाल नहीं है। इसका मतलब क्या? अभी तक जो तहरीक इंसाफ के MPAs हैं, जो MNAs हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं इमरान खान साहब की क़यादत को, उनकी लीडरशिप को, और वो चाहते ये हैं कि ये जो इंटरनल ग्रुपिंग की वजह से जो जहांगीर तरीन साहब को साइड लाइन किया गया, बिल्कुल, क्योंकि एक तो उनके पास हैंडीकैप था, वो हैंडीकैप में थे कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने के बाद वो डायरेक्ट कोई ओहदा नहीं ले सकते थे, लेकिन वो क्योंकि मामलात को देख रहे थे पार्टी के अंदर, अब जिन लोगों को वो साथ लेके आए, ताहिर रंधावा की भी आपने बात सुनी, उन लोगों का सर्वाइवल इसी में है कि जहांगीर तरीन साहब रहें। अगर यहाँ पर कोई मिस कैलकुलेशन की गई, अगर इमरान खान साहब ने इसको सिर्फ ये बड़ा अच्छा फैसला था वज़ीर आज़म का कि उन्होंने इन लोगों से मुलाकात की, लेकिन जो गुस्सा, जो लहजा शाह महमूद कुरैशी साहब का है, वो लहजा और वो सारा गुस्सा और वो सारी पॉलिटिक्स वो तहरीक इंसाफ को पंजाब में डिवाइड कर देगी। और मई जून बजट सेशन है, कोई तहरीक एतमाद पेश करने की ज़रूरत, अदम एतमाद पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 11 MNAs कौमी असम्बली से हट जाएं, ना आएँ, और ये जो 22, 23, 25 MPAs हैं, अगर ये पंजाब असम्बली के बजट सेशन में शिरकत ना करें, तो बजट में अगर हुकूमत को शिकस्त हो जाए तो वो हुकूमत फॉल कर जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म ने आज ये कहा कि मुझे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, और मैं बिल्कुल इस बात से कोई घबराता नहीं हूँ कि ये हुकूमत जाती है तो जाए। लेकिन जनाब, बात यह है कि हकीकत में ये हुकूमत तो नंबर गेम की वजह से है। अगर नंबर आपके साथ नहीं है तो यू हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट टू गवर्न दिस कंट्री। राना साहब, ये मामला बहुत संजीदा है। ये जो मामला है, ये इतना संजीदा मामला है, ये PDM की जो तहरीक थी उससे ज़्यादा संजीदा है, PDM के एहतजाज से ज़्यादा संजीदा है, और जो नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं नुकसान पहुंचा सकी, मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को नहीं हिला सके, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, इट कैन टेक पॉलिटिक्स टू ईदर वे। अमीर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है। और देखें, ख़ास तौर पे जो आज मुलाकात हुई और उसके बाद जो गुफ्तगू की ताहिर रंधावा साहब ने, और कल जिस तरह की गुफ्तगू मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, इससे तो साफ ज़ाहिर है कि पार्टी के अंदर एक वाज़े तकसीम मौजूद है। देखें, शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और बड़े सीनियर आदमी हैं और बड़े मरंज किस्म की शख्सियत हैं। उन्होंने कल जो गुफ्तगू की, उन्होंने जलती पर तेल डालने की पूरी कोशिश की, बल्कि उन्होंने जलती पर पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की कि ये जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है, इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब इनको कोई फ़ारग करने का फ़ैसला कर लें। तो ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, एक बात तो पहले भी वाज़े थी, लेकिन अब तो ज़रा खुलकर सामने आ गई है कि शहजाद अकबर साहब का नाम शायद इस्तेमाल हो रहा हो। जो असल सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन साहब के पीछे पड़ी हुई है, वो कल मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका इजहार कर दिया, वो छुपा नहीं सके। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि सियासी ख़तरा जहांगीर तरीन से शाह महमूद कुरैशी महसूस करते हैं। और जो बात आपने बताई कि इलेक्शन में अपना तरीन साहब का एक बंदा जो बाद में PTI में शामिल हो गया, उसने शाह महमूद कुरैशी साहब को सूबाई असम्बली में हराया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी वो शिकस्त अभी तक नहीं भूले हैं, और वो इस नाजुक मरहले पर, जबकि पार्टी जो है वो आपने सही निशानदही की कि आगे बजट सेशन आ रहा है, इस मौके पर तो पार्टी में इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है, ना कि ये कि इख्तलाफात के शोले जो हैं उनको भड़काया जाए। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो ये भी देखें कि कौन कौन बंदा अपने किन किन मफादात के लिए क्या क्या कुछ कर रहा है। वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब ही नहीं,
उन्हीं को ना देखें कि भाई देखें अगर जहांगीर तरीन साहब का कोई कसूर है तो ज़रूर उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वो सारी शुगर मिलों की मेरा ख्याल ये है, देखिए ना अभी तक आपने शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं बुलाया, बहुत सारी अब जो नैब है उन्होंने भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है, क्योंकि जो शुगर में सब्सिडी दी गई उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का नाम है, मियाँ असलम इकबाल साहब को बुला लिया गया 4 मई को, जो साबिक वज़ीर खुराक हैं चौधरी समीउल्लाह साहब, उनको भी बुला लिया गया है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भी सूरत हाल किसी ऐसी तरफ जा रही है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो आज जो रिजवान साहब को तब्दील किया गया वो तो आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, इसलिए कि अबू बकर खुदाबख्श, मैं कोई जिक्र नहीं करता कि उनका कहाँ से उनका ताल्लुक़ है क्या है, इसलिए कि हमारा वो मनसब नहीं है ना, हम यहाँ पर स्क्रीन पर इसलिए बैठे हैं, लेकिन बहुत सारी शिकायत हैं उनके बहुत सारे रवैये के हवाले से, उनकी बहुत सारी कारकर्दगी के हवाले से, बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हैं उनके चन्योट से कनेक्शन के हवाले से। और इस वक्त वो शहजाद अकबर साहब के बिल्कुल जैसे उर्दू में कहा जाता है ना, बगल बच्चे बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो FIA को वो चला रहे हैं। वाजिद ज़िया साहब तो नाम के FIA के DG हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी से किसी की ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना पोस्टिंग कर सकते हैं, ये शहजाद अकबर साहब हैं। और इस बात का इतराफ़ तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू में कि शुगर इंक्वायरी FIA उनको शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। तो अब जो अबू बकर खुदाबख्श हैं वो तो सांस भी शहजाद अकबर साहब से रिपोर्टेडली पूछ कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उन पर उनका असर है। और सबको पता है कि वज़ीर आज़म हाउस में ताकत का मंबा जो शहजाद अकबर साहब के लिए ताकत है वो कौन है, वो आज़म खान साहब हैं। और अब जो नज़र आया है जो आज की पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है उसमें कि इस सारी कहानी के पीछे शाह महमूद कुरैशी भी अपना एक रोल रखते हैं। अब पॉलिटिक्स में ये चीज़ होती है, नून लीग के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, इसी तरह जो PTI है उसके अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अब जो बात समझ आती है, जो जहांगीर तरीन साहब ये बात करते हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये राना साहब बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म आज जो जहांगीर तरीन साहब का हामी ग्रुप ये कह रहा था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ आप फवाद चौधरी साहब को लगा दें, ताकि फिर इस ग्रुप की भी तसल्ली हो जाती, क्योंकि वज़ीर आज़म तो तहरीक इंसाफ को उसके सरबराह भी हैं, उनके नज़दीक तो पार्टी के तमाम लोग एक ही नज़र से उनको देखना है और उनको साथ लेके चलना है। अब ये बात दुरुस्त है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर ये शक पैदा हो जाए कि इसमें कोई पॉलिटिक्स प्ले हो रही है, अगर ये शक पैदा हो जाए कि ग्रुप्स की आपस में लड़ाई है और कोई उसका एडवांटेज लेके किसी को विक्टिमाइज कर रहा है, तो फिर इसका तदारक तो इसी तरह से होता है राना साहब कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। उन्हीं लोगों के हाथ अगर आप इंक्वायरी रखेंगे तो गल तो फिर बकौल मुख्तारे गल तो वध गई है राना साहब, ये फिर गल वापस तो नहीं आनी। लेकिन समीर साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है ना वो भी बड़े नफीस आदमी हैं। डेफिनेटली ही इज अ वेरी अपराइट आदमी कि वो किसी किस्म की कोई गलत रिपोर्ट वज़ीर आज़म को देंगे, वो वाक़तन जो मामले की हकीकत होगी उसी से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही कि एक फ़रीक जो है, जो मुतासरा फ़रीक है, जो समझ रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, अगर उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया तो उसको रख लें, तो वज़ीर आज़म साहब फवाद चौधरी साहब को भी अली ज़फ़र साहब के साथ शामिल कर देते, ताकि फिर जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास आती तो प्राइम मिनिस्टर इस ग्रुप को कह सकते हैं कि भाई मैंने तो जो आपकी मर्जी का बंदा लगाया था। हाँ, तो अब आप देख लें कि ये हकायक है। तो ये अच्छा होता कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मुतमिन करने के लिए ये काम कर देते। लेकिन समी साहब, ये जो मामला है ना, देखें बजट में अब कोई ज़्यादा देर नहीं रहेगी। इस हवाले से अब आपने जैसे PDM का जिक्र किया, PDM तो वैसे अब अमली तौर पर फारग ही है, लेकिन अब उनकी उम्मीदों का मरकज़ जो है और महवर जो है वो जहांगीर तरीन है। वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ देख रहे हैं कि इधर से हमें कोई ठंडी हवा का झोंका आएगा। अब जहांगीर तरीन साहब इतने अहम क्यों हो गए? सोचने की बात यह है, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो आपने देखें शख्सियात जो है ना, वो उनका टकराव होता है मुख्तलिफ पार्टियों में। मुस्लिम लीग नून में वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार साहब, उनकी और ख्वाजा आसफ साहब की आपस में नहीं बनती थी। इसी तरह इसहाक डार साहब के साथ भी कुछ लोगों की नहीं बनती थी, लेकिन लीडर जो होता है वो सबको साथ लेकर चलता है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, समी साहब, ऐसे मौके पर जब ये तय हो गया था कि आज वज़ीर आज़म से
जहांगीर तरीन के ग्रुप की मुलाकात होनी है, उससे एक दिन पहले वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ख़िताब करके की खटिया कि उन्होंने इस तरीके से उन लोगों को तितर बतेर कह कर, आप देखें कि ये इस तरीके से पार्टियां नहीं चलती हैं। और प्राइम मिनिस्टर को इस बात का सोचना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अज़ाइम क्या हैं, वो किस किस को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समी साहब वो पीछे थे, हो गया। आज तक तो देखिए, मैं एक सेकंड, सिर्फ शहजाद अकबर साहब का नाम ले रहे थे ना कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप वाले, लेकिन शहजाद अकबर के अज़ाइम तो नहीं है, पॉलिटिकल अज़ाइम तो शाह महमूद कुरैशी के हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ। और अब ये बात वाज़ेह हो गई कि वो भी, उन्होंने जिस अंदाज में तीतर बटेर कहा कि ये ग्रुप्स की जो इंटरनल जो फाइट है वो भी उसमें अपना वज़न किसी पलड़े में डाल रहे हैं। बड़ा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो दूसरी स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो कश्मीर के हवाले से जो मरियम नवाज़ साहबा ने गुफ्तगू की है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस वक्त बातचीत हो रही है ये कश्मीर पर, उन्होंने कहा है कि हमें कुछ बू आती है, कोई गड़बड़ हो रही है और ये कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है। और फ़ारूक हैदर साहब जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, वो मरियम नवाज़ साहबा के साथ थे, और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की दो नंबरी की गई या आने वाले इलेक्शंस में, वो तो अपने मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के हवाले से बात कर रहे थे, अगर उन्हें हराने की कोशिश की गई तो फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप मोदी को फेवर कर रहे हैं, आप जो हिंदुस्तान का बयानिया है आप उसको फेवर। ये बड़ी ही संगीन सूरत हाल है। लेकिन मुझे पता है अलीना ने ब्रेक पर जाना है, वापस आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं। जी, प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी, मैं इस स्टोरी का जिक्र कर रहा हूँ जो कश्मीर के हवाले से, ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से हैं, और उसमें आज डॉन अखबार ने एक एडिटोरियल भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं या टॉप अफसरान हैं, उनके दरमियान कश्मीर के मामले पर जो डिप्लोमेसी है वो हो रही है, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब को इत्माद में लिया जाए। और आज दोपहर जो मरियम नवाज़ साहबा ने जो बात की, उन्होंने बड़ी संगीन बात की। उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि शायद ये कश्मीर को बेचने की बात हो रही है, हालांकि बड़े ही जो रिस्पॉन्सिबल टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान की, जो इस सारे मामले को चला रही है, उन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इत्माद में लिया। टॉप के जो एंकर्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको बुला के सारी सूरत हाल से आगाह किया गया, और उन्हें ये बताया गया कि इसका इनिशिएटिव भारत ने लिया था, और भारत ने ख़ुद पाकिस्तान से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो मामलात हैं उन पर बात होनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये था कि इससे पहले एक हमेशा कंपोजिट डायलॉग की बात होती थी जिसमें यह था कि तमाम मामलात पर बात होगी, कश्मीर को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अब भारत की तरफ से जो बात की गई उसमें यह था कि जो पाकिस्तान और भारत के माबैन डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उन तमाम इश्यूज़ पर बात की जानी चाहिए। उनकी हर इशू जो है उसकी एक अपनी उसकी सीरियसनेस है, तो तमाम इश्यूज़ जो हैं एक एक करके उन पर बात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक कंपोजिट डायलॉग की सूरत में नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने सोचा, पाकिस्तान ये एक बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ऐसे हालात में कि जिस वक्त एक इंतहाई बेयकीनी है और भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है कश्मीर को एनेक्स करके, उन्होंने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको भी ख़त्म किया। लेकिन बहरहाल जंग किसी मसले का हल नहीं होती, और ये बिल्कुल एक सही अप्रोच है। और इसके लिए अगर पाकिस्तान और भारत के जो सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट लोग हैं, अगर उनकी मुलाकात हुई और उसके नतीजे में फिर DG एमाउज़ ने एक जो पुराना मुआहदा था उसकी तजदीद की, और उसके बाद अभी तक LOC पर कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई मासूम जान ज़ाया नहीं हुई, तो फिर इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम सब्सटेंस इन इट। लेकिन जो आज मरियम नवाज़ साहबा ने बात की है वो एक बड़ी संगीन बात है। मैं आपको वो गुफ्तगू मरियम साहबा की सुनवा देता हूँ। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी शामिल है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसलिए रेलिवेंट है कि उस टॉप लेवल ब्रीफिंग में यह बताया गया कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, खुद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के वज़ीर आज़म थे,
उन्होंने आके मिलिट्री लीडरशिप से कहा कि आप इसका आगाज़ करें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। तो पहले आइए ज़रा मरियम साहबा और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें। अब ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहे, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। ये इसलिए थी कि वो जो ब्रीफिंग थी वो ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ज़ाहिर है जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने आके मुख्तलिफ हवालों से इस खबर को डिस्कस भी किया होगा और इस हवाले से खबरें छापी भी गई। फ़हद हुसैन साहब जो डॉन के एडिटर भी हैं, बड़े अच्छी शोहरत के जर्नलिस्ट हैं, वो इस ब्रीफिंग में मौजूद थे और उन्होंने आके ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से जो 2 दिन पहले डॉन की लीड स्टोरी थी उसमें ये सारी बात उन्होंने बताई। और ये भी बात ज़ाहिर है उन्होंने किसी को कोट नहीं किया, लेकिन कौम को ये बात बताई कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है कश्मीर के हवाले से। अब राना साहब, सूरत हाल ये है, मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया कि मरियम नवाज साहबा ने ये जो संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि वो एक ओपनिंग चाह रही हैं किसी न किसी तरीके से, जो मक्तदर इदारे हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो जाए, वो बैठ जाएं उनके साथ आपस में। ये जो सारी कहानी चल रही थी, ये जो PDM की मूवमेंट भी थी, जो जलसे जुलूस भी थे, कहा जा रहा था कि सिलेक्टर्स इमरान को निकालो और हमारे से बात करो, वो इस अपॉर्चुनिटी को भी, जो कश्मीर का एक मामला है उसको भी इस तरह उन्होंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी जाना अपने लिए कि वो आज उन्होंने इतनी संगीन बात कर दी है, इल्ज़ाम लगा दिया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर कि जनाब आप दूसरे मुल्क में बैठकर कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। और फिर मैं जो डॉन के इदारियों को मैं इससे मिलाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है डॉन वही अखबार है जिसमें सिरिल अलमेडा ने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू छापा, और फिर वो जो सारी कहानी थी जो डॉन लीक्स, वो सारी और इनकी ऑर्केस्ट्रेट थी, उसमें मरियम नवाज साहबा और वो जो उस वक्त के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद साहब, उनका एक बड़ा हिस्सा था। तो अभी फिर डॉन में ये स्टोरी आई है जिसमें आज उनके इदारिये में ये कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस में लें। अब कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तो फिर बातचीत होती है। वैसी ही बात शायद मुस्लिम लीग नून चाहती हो, जैसे मारगला के एक मेस में मारगला रोड पर एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तमाम सियासी कायदीन को मदऊ किया गया था। वहाँ पर बात तो गिलगित बल्तिस्तान की होनी थी, लेकिन वहाँ पर नैब के कवानीन भी डिस्कस होना शुरू हो गए। जाहिर है जब आपकी मीटिंग होती है तो फिर कोई किसी को रोक तो नहीं सकता कि कुछ भी आप बात कर लें। तो इस इशू को मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस इशू पर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने वाले हैं वो हमसे बात करने पर मजबूर होंगे। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं, मैं अगर जो उस ब्रीफिंग में नहीं था, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड देयर, लेकिन जो मुझे पता चला उसमें भी ये कहा गया कि इस हवाले से जो भी फाइनल सेटलमेंट होगी, इस हवाले से जो भी मामले का हल होगा, उसकी निगोसिएशन जो हैं वो सियासी कायदीन ही करेंगे, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ही करेंगे। यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे या पाकिस्तान के अस्करी जो लोग हैं, जो हमारी जो लीडरशिप है, वो अपने तौर पर कोई फ़ैसला कर ले। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्रेडिबिलिटी बाहर की दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज की है। अगर टोनी ब्लिंकन्स ने अफ़गानिस्तान के मसले पर 2 कॉल्स की हैं तो वो भी सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा को। अगर ऑस्टिन लॉयड जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं, अगर वो जाते हैं अफ़गानिस्तान और इंडिया आते हैं तो वो भी जो कॉल करते हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा को कॉल करते हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके जो यहाँ पर, मैं ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम जो जमातें हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है शायद बैरूनी दुनिया में इस तरह से नहीं है, या वो उनको इतना ताकतवर नहीं समझते कि उनसे बात करें। तो उनसे जो भारत की फ़ौज ने जो राब्ता खुद किया पाकिस्तान की फ़ौज से और कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो एक ही वजह से मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया गया कि कश्मीर को इस वक्त एक जेल बना दिया गया। वहाँ पर जो जुल्म सितम है, पाकिस्तान की अटमोस्ट ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी तरीके से वो जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है उसमें कश्मीरियों को थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए, थोड़े से उनके हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी एक तरह से जहन्नुम बना दी गई है। तो उसके हवाले से उस सारी सूरत हाल का जो ये जो कॉन्टेक्स्ट है सारा ये है, उसमें अब मरियम नवाज साहबा की तरफ से ये जो बात है, लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप से गुफ्तगू होगी राना साहब,
उस पर फिर सारी बातें आएंगी। देखिए समी साहब, पहली बात तो ये है कि आप मरीम नवाज़ साहिबा की बात को इतना संजीदा क्यों ले रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, उनके वालिद भी नाअहल हो चुके हैं। कोई बातचीत मरीम नवाज़ साहिबा से तो किसी ने करनी नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा जितनी मर्ज़ी चीखों पुकार करती रहें, अब वो हर तरफ से मायूस हो चुकी। पहले वो बड़कें लगाती थीं कि जी इस हुकूमत को फ़ौरन ख़त्म करना है, अब वो कहती है ये 5 साल पूरे करें। तो ये जो मामला है कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढा रहा है भारत, ये बहुत संजीदा मामला। आपने बात जो आखिर में की है, असल बात ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जुल्म की जिस चक्की में पिस रहे हैं उससे निजात मिले। तो मरीम नवाज़ साहिबा के वालिद मोहतरम ने कश्मीर के हवाले से जो 2 नंबरी की थी, उससे बड़ी 2 नंबरी पाकिस्तान में कोई कर सकता है? जिस तरह मोदी को अपनी नवासी की शादी में बुलाया था, ये लोग बात करेंगे, ये पाकिस्तान के इदारों पर उंगली उठाते हैं। इनको किस मुंह से ये उंगली उठाते हैं? इनके अपने इनके सारी इन्होंने पाकिस्तान के कौमी इदारों को उस वक्त एतमाद में लिया था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को लिया था एतमाद में, जब अपने चाचे को वहाँ बुलाया था मोदी को और अपने घर पे। ये किस मुंह से बात करते हैं कि जी लोगों पार्लियामेंट को एतमाद में लें? और ये पार्लियामेंट को कौन बाईपास कर रहा है? पार्लियामेंट को बाईपास नवाज शरीफ करते थे। कितनी पार्लियामेंट को अहमियत देते थे नवाज शरीफ साहब अपने दौर में, सबको पता है। लेकिन कश्मीर के हवाले से नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, हिंदुस्तान के साथ यारी के हवाले से जो गुफ्तगू है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो तो कहते हैं ये लकीर भी बस ऐसे ही बीच में एक पड़ गई हुई है, ये सारी उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये लोग जो है, और ये फारूक हैदर की बात कर रहे हैं आप, फारूक हैदर ने किस कदर एक गैर जिम्मेदाराना बयान बतौर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चंद माह पहले दिया था, जिसकी वजह से कितना तनाज़ा खड़ा हुआ था। तो ये लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। इनको ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों पर जहर उगलने के सिवा इनका कोई काम नहीं। लेकिन जो बात आपने समी साहब की है कि हर कोई चाहता, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और अमन ही ज़रूरी है पाकिस्तान और भारत के अवाम की तरक्की के लिए। लेकिन उसके लिए कश्मीर का मसला हल होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक हो गया राना साहब, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जो आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी अलीना, एक और अहम आज डेवलपमेंट है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब को आज जब उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई सेशन कोर्ट लाहौर में, तो उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जिस पर बहुत वावेला किया नून लीग ने। मरीम साहबा भी बोली। अब जो बात कही थी जावेद लतीफ़ साहब ने, मेरे बड़े अच्छे वो दोस्त हैं, लेकिन बड़ी एक संगीन बात थी, पाकिस्तान को तोड़ने की बात थी। और उन्होंने अपने कायद को, वो इतने ज़्यादा मोहब्बत में बह गए कि उनको पाकिस्तान से भी मुकद्दम करार दे दिया। देखें, आप अपने कायद से जितनी मर्ज़ी मोहब्बत रखें, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम सब सिर्फ उसी सूरत में हमारा वजूद कायम है अगर ये मुल्क कायम है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, ये पाकिस्तान की वजह से हैं। अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान ही टूट जाएगा या हम तोड़ देंगे या हमारा रिस्पॉन्स ये होगा, तो फिर वो गद्दारी के ज़ुमरे में ही आती है। मैं जावेद लतीफ़ साहब का वो शॉट आपको सुनवाना चाहता हूँ। उनकी वो गुफ्तगू जो उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल पर की, वो गुफ्तगू उन्होंने की और उस पर एक शहरी ने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी और एक मुकदमे का जो दर्ज करने के लिए। अब बात यह है कि सियासतदानों से मैं ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत आप कुछ भी रखें, बात बाज़ुकात आप कर देते हैं, गुस्से में हो जाती है, जज्बात में हो जाती है, लेकिन फिर आप बाद में उस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने ये जो बयान दिया, न सिर्फ वो उस पर खड़े रहे, बल्कि उनकी क़यादत ने, उनके साथी जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन सब ने ये कहा कि ये जावेद लतीफ़ साहब की जो बात है ये दुरुस्त है, ज़रा उनकी बात सुन लें, फिर इस पर आगे बात करते हैं। अब ये आप बात आप सुने, यहाँ तक तो बात ठीक है कि मरीम साहबा की जो ज़िंदगी है वो उनकी जमात को बहुत अजीज़ है। हर पाकिस्तानी चाहेगा कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे, किसी के साथ भी कोई ज़्यादती ना हो, किसी के साथ भी ऐसा ना हो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ। लेकिन सवाल ये है
कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि ये मशरकी पाकिस्तान वाला ये रिप्ले हो जाएगा, और आप ये जो बात कर रहे हैं, आप थ्रेट किसको कर रहे हैं, इसका एक बैकग्राउंड है। इसमें आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों पर, और आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, यानी फिर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान टूट जाए? ये कैसे मुमकिन है? 22 करोड़ का मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, करोड़ों लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए हिजरत की, कुर्बानियाँ दी। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई साजिश भी कर दी, कुछ हो गया, तो आप इस पाकिस्तान को नहीं रहने देंगे। आप मशरकी पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि आप पाकिस्तान को तोड़ देंगे। और गद्दारी क्या होती है? आप जितना मर्जी तनकीद करें किसी की परफॉर्मेंस पर, जितनी मर्जी मोहब्बत का इजहार करें अपनी लीडरशिप के साथ, लेकिन पाकिस्तान को बीच में क्यों लाते हैं आप? ये कोई इतना कमज़ोर मुल्क है खुदा ना खास्ता कि जो कोई उठे और वो कहे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, कोई कहे कि ये बहुत ही नामुनासिब बात थी। अच्छा, फिर अगर बात कर ली तो इस पर थोड़ा कोई रिग्रेट कर लेते, कह देते कि मैं जज्बात में कह गया हूं। नहीं, कहा कि मैं इस बात पर कायम हूं, उनके साथियों ने कहा मैं इस बात पर कायम हूं। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा क्या कहती हैं उनके बारे में कि वो बड़े सच्चे लीडर हैं, और फिर ये कहती हैं कि अब मुस्लिम लीग वो पुरानी जमात नहीं है, पहले वो शरीफों की जमात थी। अब मुझे नहीं पता अगर कोई जमात शरीफ ना रहे तो फिर वो कौन सी जमात बन जाती है, मैं वो कहना नहीं चाहता। पहले ही हमारे दोस्त मुझसे बहुत खफा रहते हैं नून लीग के। ज़रा मरियम साहबा ने जो बात कही ज़रा वो भी सुन लें। कहती है कि भाई अब नून लीग को शरीफों की जमात नहीं है। कहते हैं कि पहले मार खा लेते थे, अब नहीं मार खाएंगे, अब हम शरीफ नहीं हैं। राना साहब, अगर बंदा शरीफ ना हो तो फिर क्या होता है? देखें समी साहब, मरियम नवाज साहबा है ना, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि वो ये पीडीएम की नाकामी के बाद से ना बहुत मायूसी का शिकार है। अब ये जो बात उन्होंने की है, कोई सियासतदान इस तरह की धमकी अमेज़ गुफ्तगू नहीं करता कि जी हम शराफत की सियासत नहीं करेंगे। सियासतदान जो भी होता है उसका जो मर्जी हो जाए, सियासतदानों को जेलों में भी डाला जाता है, माजी में भी होता है। यही कहते हैं कि हम सियासत कानून की करेंगे, शराफत की करेंगे। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं होती, कोई कहे कि मैं शराफत की सियासत नहीं करूँगा, मैंने शराफत की सियासत छोड़ दी। गुंडा राज तो कोई भी पसंद नहीं। मैं वही कहता हूँ कि मुझे नहीं समझ लगती कि मरियम नवाज साहबा के मुशीर जो हैं उनको किस किस्म की गुफ्तगू के बारे में बताते हैं कि आप ऐसी गुफ्तगू करें, और वो क्यों ये गुफ्तगू कर रही हैं। समी साहब, किसी भी सियासतदान के लिए सबसे, सियासतदान तो होता ही अदम तशद्दुद का पैरोकार है, वो कभी अलमबरदार होता है अदम तशद्दुद का, वो कभी तशद्दुद की बात नहीं करता। सियासत तो नाम ही इसी चीज़ का है कि सबको साथ लेके चलें, ओपिनियन पे चलें। आप ये देखें कि अभी ये जो कहती हैं अपना मरियम नवाज साहबा ने कहा, इससे पहले आपने जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू सुनाई। समी साहब, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई, क्या फरमाया नून लीग वालों ने कि सुरखरू हो गए, वो ये हो गया, अदालत से इंसाफ का बोलबाला हो गया। तो ये इमरान खान ने कोई फ़ैसला दिया है जावेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी का? ये भी तो लाहौर की अदालत ने ज़मानत रिजेक्ट की है ना जावेद लतीफ़ साहब की। तो इस फैसले को क्यों खुश दिली से तस्लीम नहीं करते कि जो फ़ैसला इनके हक़ में आ जाए वो तो बड़ा अच्छा है, और जो फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आए उस पर ये इस तरह करते हैं कि जी इमरान खान ने हुक्म दिया, इमरान खान के हुक्म पर ये सारा कुछ हो रहा है। मसला ये है समी साहब कि नून लीग की ये पुरानी रवायत है, इनका वतीरा है कि ये कानून का सामना नहीं करते, ये हमेशा भागते हैं। नवाज शरीफ साहब अभी लंदन में बैठे हुए हैं, आ जाए ना, आकर फेस करें ना। जब अदलिया पर उन्हें इतना एतमाद है, अदालत ने रिलीफ वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब भी सुरखरू हो गए, तो नवाज शरीफ क्यों सुरखरू नहीं होते पाकिस्तान आकर? नहीं, वो तो ये कहते हैं, जो नून लीग के दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे सितंबर 2023 के बाद। वो कहते हैं उससे पहले नहीं आएंगे। समी साहब, इन्होंने, मैं आपको बताऊं, ये उस वक़्त तक ये दूध पीने वाले मजनू हैं, कुर्बानियाँ देने वाले लोग नहीं हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने क़यादत में कि उनमें होता है ना ज़रा बराबर भी कोई, उसको आप कह लें जरासीम क़यादत के, तो वो पाकिस्तान में आकर मुकदमात का सामना करते। कायदीन भागा नहीं करते, सियासी कायदीन गेस्ट हैं वहाँ पर इस वक्त बरतानिया के, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन उनके गेस्ट हैं, वो दोनों भाई हैं ना, बरामदाद बुख्ती उनके गेस्ट हैं, इसी तरह नवाज शरीफ साहब उनके गेस्ट हैं। और आपको पता है शेख रशीद साहब ने क्या कहा कि वो कहते हैं जी कि हम डिपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए ये उनके लिए असासा है, ये बरतानिया का सियासी असासा है
ये जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है ये उनके असासा बने हुए हैं। समी साहब, अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ वगैरह, इसीलिए फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप कश्मीर को बेच रहे हैं। इसीलिए तो फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं। और इनका क्या है? इनका सारा माजी आप देखें समी साहब। आपने ठीक है राना साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया। मेरे ख्याल में जो बात की जा रही है नून लीग की तरफ से, ये नहीं की जा रही कि कश्मीर को बेचा जा रहा है, वो भी आप कश्मीर पे कर रहे हैं। उसमें कोई ग्रे नहीं होना चाहिए, ब्लैक और वाइट होनी चाहिए चीज़ें, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।